हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ सी ए श्रुति गोयल एंड वेलकम टू गरुण प्रोफेशनल एकेडमी। वी आर डूइंग कंपनी अकाउंट्स। इट इज़ यूनिट 2, इशू ऑफ शेयर एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो आज हम करते हैं इलस्ट्रेशन 3 एंड ऑनवर्ड्स। इलस्ट्रेशन 3, 4 एंड 5 वी विल डू इन दिस लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विद इलस्ट्रेशन 3, दैट इज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। लास्ट लेक्चर में हमने इलस्ट्रेशन 2 किया जिसमें फुल सब्सक्रिप्शन का केस देखा है। अभी अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? जब कंपनी ने जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन रिसीव होते हैं पब्लिक से, तो दैट इज कॉल्ड अ केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। एग्जाम्पल, कंपनी हैज इनवाइटेड फॉर 1 lakh शेयर्स इशू बट एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर 80,000 शेयर्स ओनली। तो ये क्या हो गया? केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन। इसमें क्या होता है, अगर सेबी एंड कंपनीज एक्ट की पूरी कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं एंड मिनिमम नंबर ऑफ शेयर सब्सक्राइब कर लिए हैं, पब्लिक ने मिनिमम नंबर ऑफ शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गया तो कंपनी शेयर अलॉट कर सकती है, वरना पूरी एप्लीकेशन मनी पब्लिक को रिफंड करनी पड़ेगी। सो हम देखते हैं इलस्ट्रेशन 3। On 1st April, A Limited issued 43,000 shares of 100 each. कितने कंपनी ने इशू किए? ये अप्लाई करने के लिए इनवाइट किया 43 शेयर एट द रेट ऑफ 100 ईच, जिसका बाइफिकेशन क्या है? एप्लीकेशन में उन्होंने मांगे 20 रुपये, अलॉटमेंट मनी डिसाइड की 30 रुपीज़ एंड फर्स्ट कॉल ऑन 1st October 25 rupees and second and final call on 1st Feb rupees 25 and शेयर इशू के लिए एप्लीकेशन कब इनवाइट किया? 1st अप्रैल के लिए। नाउ ऑन बाई 20th मई जब एप्लीकेशन क्लोज होना है, बाई 20th मई 40,000 शेयर्स वर अप्लाइड। कितने के लिए केवल एप्लीकेशन मिला? 40,000 के लिए। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती थी? 43, लेकिन उससे कम शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, तो दिस इज केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ऑल द एप्लीकेशंस वर एक्सेप्टेड। कब मिला? 20 मई तक, टिल 20th of May and on 1st June all sums due on allotment were received on 15th July। कंपनी ने अलॉटमेंट कब किया? 1st जून को एंड अलॉटमेंट मनी कब रिसीव हुई? 15th जुलाई को एंड उसके बाद फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव हुई 20th अक्टूबर को। ये सब के लिए जनरलाइज एंट्री हमें पास करनी है। तो हमें पता है जनरल एंट्रीज कैसे होती है। ये एग्जाम्पल में हम विद डेट कर रहे हैं, सो वी विल डू दिस थिंग्स विथ डेट। जर्नल एंट्रीज डेट, सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी कब रिसीव हुई? ऑन बाई 20th मई, 20th मई तक रिसीव हुई, तो हम 20th मई की डेट डालेंगे। 20th मई, ये चल रहा है 2017। क्या हुआ है? बैंक अकाउंट, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 40,000 शेयर्स के अकॉर्डिंग वी विल डू कैलकुलेशन की कितना कितना मनी रिसीव हुआ होगा इनटू 40,000। सो एप्लीकेशन पे 8 लाख इंटू 40,000, अलॉटमेंट पे 12 लाख एंड फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल पे 10 लाख एंड 10 लाख रुपीज रिसीव हुए। नाउ वी विल डू एंट्रीज। सबसे पहले एप्लीकेशन में बैंक की एंट्री होती है, देन अलॉटमेंट होता है, तब अलॉटमेंट मनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट कितना रिसीव हुआ? 8 लाख ड्यू टू एप्लीकेशन मनी अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट। एंड नाउ नरेशन में क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन मनी ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच रिसीव्ड। नाउ अलॉटमेंट कब कर रहे हैं? 1st जून को, तो अलॉटमेंट की एंट्री होगी 1st जून। शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि शेयर एप्लीकेशन से मनी कहाँ ट्रांसफर करेंगे? शेयर कैपिटल में, बिकॉज नाउ वी आर अलॉटिंग शेयर कैपिटल, सो शेयर कैपिटल विल बी क्रिएटेड टू इक्विटी शेयर
कैपिटल, हियर इज इक्विटी शेयर। यहाँ पे इक्विटी शेयर नहीं लिखा हुआ है इसलिए हम इक्विटी शेयर नहीं लिखेंगे, केवल शेयर लिखेंगे। अगर क्वेश्चन में शेयर लिखा हुआ है तो विल राइट शेयर, अगर क्वेश्चन में इक्विटी शेयर लिखा है तो इक्विटी शेयर, एंड प्रेफरेंस शेयर लिखा है तो प्रेफरेंस शेयर। जो भी नाम लिखा है वैसे ही अकॉर्डिंगली हम राइट डाउन करेंगे। 8 लाख। नरेशन क्या होगा इनका? द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑन 40,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच फॉर द अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मनी। नाउ 1 जून को ही अलॉटमेंट ड्यू होगा, दैट विल बी ट्रांसफर टू शेयर एप्लीकेशन शेयर कैपिटल। 1 जून को ही अलॉटमेंट ड्यू कर रहे हैं, यहाँ पे दिया है अलॉटमेंट वाज मेड ऑन 1 जून, इसलिए अलॉटमेंट की जो भी मनी ड्यू हो रही है वो 1 जून को ही शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना अमाउंट था अलॉटमेंट पे? 12 लाख। अब इसका नरेशन क्या होगा? बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। और अलॉटमेंट मनी कब रिसीव हुई है? टिल 15 जुलाई। तो 15 जुलाई की जनरल एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि अलॉटमेंट से मनी रिसीव हुई है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12 लाख रुपीज। ये हो गई टिल अलॉटमेंट। नाउ फर्स्ट कॉल, तो केवल एप्लीकेशन में बैंक पहले रिसीव होते हैं, देन इट इज ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। बाकी सब में पहले अमाउंट ड्यू होता है, दैट इज ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, उसके बाद बैंक रिसीव होती है। अब देखिए फर्स्ट कॉल की डेट दी हुई है 1 अक्टूबर 2017, तो 1 अक्टूबर को पहले अमाउंट ड्यू हो जाएगा। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अमाउंट इज 10 लाख बीइंग अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल। और अब फर्स्ट कॉल की मनी कब रिसीव हुई? टिल 28 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को रिसीव हुआ जब अमाउंट, तो विल राइट बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल ऑफ इक्विटी शेयर। नाउ 1 फरवरी 2018, अब 2018 के लिए एंट्री कर रहे हैं। 1 फेब को पहले कॉल ड्यू होगी, तो सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट बीइंग अमाउंट इज ₹10 लाख। और फिर इसकी मनी कब तक रिसीव हुई है? 31 मार्च तक। तो 31 मार्च को हम एंट्री करेंगे बीइंग अमाउंट रिसीव्ड वाली, तो बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज वी हैव रिसीव्ड द अमाउंट टू शेयर फर्स्ट सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट 10 लाख। इस तरीके से अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में एंट्री हो गई। बहुत सिंपल है, कुछ भी बहुत अलग नहीं करना है, बस क्या करना है जस्ट कि जितने भी शेयर के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है उसके बेसिस पे नॉर्मल एंट्रीज कर देनी है। कितने शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन इनवाइट किया था उस बात से कोई भी मतलब नहीं है। वी जस्ट हैव टू सी कि कितने के लिए एप्लीकेशन रिसीव हुआ है और उसके बेसिस पे एप्लीकेशन मनी कितनी हो रही है, अलॉटमेंट मनी कितनी हो रही है, कॉल मनी कितनी हो रही है, उसके अकॉर्डिंग हर एक स्टेज पे दो एंट्रीज, एक अमाउंट ड्यू होने की, ट्रांसफर होने की शेयर कैपिटल में, और दूसरी बैंक रिसीव होने की 2 एंट्रीज करनी है एंड देन हो गया कंप्लीट। कोई भी बहुत अलग नहीं है। अंडर सब्सक्रिप्शन इज ऑल्सो ईजी। ओवर सब्सक्रिप्शन में आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ता है, प्रोरेटा अलॉटमेंट करना है, मनी रिफंड करनी है, ये सब ऑप्शंस होते हैं। तो हम अब देखते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है और उसमें फिर क्या क्या ऑप्शंस होते हैं हमारे पास। ओवर सब्सक्रिप्शन का केस, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स में क्या होता है, सपोज कीजिए कि किसी कंपनी ने शेयर इशू करने चाहे 1 लाख। कंपनी हैज़ इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशू ऑफ 1 लाख शेयर्स एंड सपोज 5 लोगों ने अप्लाई किया, A, B, C, D एंड E, ईच फॉर 25,000 शेयर्स। तो टोटल एप्लीकेशन हो गया 1,25,000 शेयर्स के लिए।
जबकि कंपनी कितने इशू करना चाहती है 1 लाख। तो कंपनी ने जितने इशू करने चाहे उससे ज़्यादा के लिए एप्लीकेशन मिलता है, तो दैट इज़ कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। अब क्या करेगी कंपनी, तो इशू कर सकती केवल 1 लाख शेयर्स, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव हुआ है 1,25,000 शेयर्स के लिए। अब कंपनी के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? पहला तो रिफंड टू एक्सेस डिमांड। सपोज ए बी सी डी पहले आए, यहाँ तक 1 लाख कंप्लीट हो गया। नाउ ई हैज़ अप्लाइड फॉर 25,000 मोर शेयर्स। नाउ फर्स्ट कम एंड फर्स्ट गेन बेसिस अब ई को पूरे 25,000 की एप्लीकेशन मनी को रिफंड कर दिया गया एंड ई बी सी एंड डी को अलॉट कर दिया। सेकेंड ऑप्शन, किसी को नाराज नहीं करना चाहती कंपनी, चाहती कि जो भी आए हैं सबको मिले, तो प्रोपोर्शनेटली ए बी सी डी एंड ई तीनों को, पांचों को 20 दिए, टोटल 1 लाख। और सबकी जो 5,000 एक्स्ट्रा की एप्लीकेशन मनी आई है वो अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। जो नेक्स्ट मनी आने वाली है उसमें एडजस्ट कर देंगे। रिमेनिंग मनी के लिए अलॉटमेंट मनी में शेयर होल्डर्स को पे करना पड़ेगा। ये होता है प्रो रेटा अलॉटमेंट, मतलब जिस प्रोपोर्शन में एप्लीकेशन आए हैं उसी प्रोपोर्शन में अलॉट कर देंगे। एंड एक और ऑप्शन क्या होता है कि रिफंड कर दो, जो भी एक्सेस है प्रो रेटा अलॉटमेंट नहीं करेंगे, या तो फुल मनी दो जितना उन्होंने अप्लाई किया है वो पूरा दो, या फिर पूरा शेयर्स का एप्लीकेशन मनी रिफंड कर दी जाए। और थर्ड ऑप्शन होता है इन दोनों का मिक्स, कि कुछ अमाउंट रिफंड कर दो और कुछ अमाउंट के लिए प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दो। सो हियर इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन 4 में हम देखेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन का केस होता है। तो रिफंड वाले केस में कि जितना भी ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है वो पूरा अमाउंट अगर रिफंड कर दिया जाए तो क्या जर्नल एंट्रीज होंगे और कैसे उसकी अकाउंटिंग होगी। इलस्ट्रेशन 4, पंत लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स ऑफ 50 ईच। इशू के लिए इनवाइट कितने शेयर्स के लिए किया? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 50 ईच एंड विच आर पेएबल एज ऑन एप्लीकेशन मनी कितनी है? ₹20। अलॉटमेंट मनी इज ₹10 एंड फर्दर कॉल मनी एज एंड व्हेन कॉल्ड विल बी 20। अभी कॉल नहीं किया जा रहा है, जब कॉल किया जाएगा तब दैट विल बी ₹20। एंड कंपनी रिसीव्ड एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आए? 60,000 शेयर्स के लिए। कितने एक्सेस हो गए? एक्सेस एप्लीकेशन आए 60,000 की एप्लीकेशन आए, जबकि दे वांटेड फॉर 50,000, सो एक्सेस 10,000। अब इसका क्या करना है ये भी क्वेश्चन में बताएगा। अकॉर्डिंगली यू हैव टू डू अकाउंटिंग। The director accepted the application for 50,000 shares only and rejected the rest, मतलब 10,000 को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने भी एप्लीकेशन मनी पे की होगी, अब उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया तो उस रिजेक्शन के साथ एप्लीकेशन मनी भी रिटर्न करनी पड़ेगी। शो द जनरल एंट्रीज इफ कंपनी रिफंडेड द एप्लीकेशन मनी। क्यों? क्योंकि रिजेक्ट कर दे तो रिफंड करना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं भी लिखा हुआ है। तो यू हैव टू डू रिफंड ऑफ रिजेक्टेड एप्लीकेशंस। एंड अलॉटमेंट मनी वॉज रिसीव्ड फॉर 45,000 शेयर्स। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्या हुआ कि हमने 50,000 शेयर्स अलॉट किए, लेकिन अलॉटमेंट मनी केवल 45,000 शेयर के लिए मिली, 5,000 के लिए नहीं मिली। दैट विल बी कॉल इन एरियर्स। तो अब हम अकाउंटिंग करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। अब कैलकुलेशन विल बी फॉर्म पार्ट ऑफ वर्किंग नोट्स। कैलकुलेशन सबसे पहले तो हम देखते हैं एप्लीकेशन रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी कितनी रिसीव हुई है? 60,000 इंटू 20 दैट इज 12 लाख रुपीज। अब इसमें से हमें कितने के लिए रिफंड करना है? रिफंड कितना करना है? 10,000 इंटू 20 दैट इज 2 लाख रुपीज। एंड एप्लीकेशन या जिनको अलॉट करना है, जिनको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे वो है 50,000 इंटू 20 दैट इज 10 लाख।
अब बारी आती है अलॉटमेंट की। तो अलॉटमेंट में टोटल 50,000 शेयर्स हमें अलॉट करने हैं, लेकिन अलॉटमेंट के साथ अमाउंट कितना मिला 45,000 इंटू 10 ओनली, यानी 4,50,000 आप अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। इसलिए अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी नॉट रिसीव्ड, या फिर कॉल इन एरियर्स कितना हो गया, कॉल इन एरियर्स ऑफ अलॉटमेंट मनी केवल 45,000 ने दिया, मतलब कितने लोगों ने नहीं दिया 5,000। ये 5,000 कैसे आया 50,000 माइनस 45,000, तो 5,000 शेयर्स रिसीव नहीं हुआ इंटू 10, दैट विल बी अवर कॉल इन एरियर्स ऑफ 50,000। ये हो गए हमारे कैलकुलेशंस कंप्लीट। इसके बेसिस पे वी विल डू जनरल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ डेट इज नॉट गिवन, सो हम विदाउट डेट यहाँ पे जनरल एंट्री करेंगे। इन द बुक्स ऑफ पंत लिमिटेड, सबसे पहले जब एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई तो बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर 60,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 20 ईच, बैंक रिसीव हुआ है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर यहाँ पे इशू हो रही, कितना रिसीव हुआ 12 लाख, जिसमें से हमें कितने लोगों को शेयर अलॉट करना है एप्लीकेशन मनी के अगेंस्ट, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट 10 लाख टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में केवल कितने जाएंगे 10 लाख, और बचे हुए 10 लाख कहाँ जाएंगे, रिफंड होंगे। तो कैश आई थी तो क्या एंट्री हुई थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी। अब पैसा वापस देना है तो क्या हो जाएगा, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब कर देंगे पैसे वापस, कितने से रिवर्स हो गया 2 लाख से, तो ये एंट्री इसी तरीके से हो गई, मानो 10 लाख ही आए थे, क्योंकि देखिए यहाँ 12 लाख रिसीव हुए और 2 लाख माइनस कर दिए तो बचे 10 लाख, जो कि ट्रांसफर हो गए कहाँ, शेयर कैपिटल में। ये तो हो गया एप्लीकेशन के वक्त की एंट्री। एंड नाउ वी विल डू एंट्री फॉर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट के लिए सबसे पहले अलॉटमेंट का हम ड्यू करते हैं। जब एप्लीकेशन की एंट्री करते हैं तो बैंक की एंट्री पहले करते हैं, लेकिन अलॉटमेंट के वक्त बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री पहले करेंगे। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितने से, पूरा 5 लाख से, क्योंकि पूरा ड्यू हो गया है अभी, टू शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल कितना 5 लाख। लेकिन बैंक कितने से रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट कितने से रिसीव हुआ, केवल 4,50,000। लेकिन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना जाएगा, पूरा 5 लाख। तो जो डिफरेंस है, जो कॉल इन एरियर्स है, वो डेबिट हो जाएगा। कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 50,000। ये क्यों, देखिए कॉल इन एरियर्स हमें इन फ्यूचर रिसीव होगा, तो ये हमारी असेट हो गई एक तरीके से, दैट वी विल रिसीव इन फ्यूचर, और इसलिए बिकॉज वी विल रिसीव दिस इन फ्यूचर, ये हमारी असेट है, रिसीवेबल्स हैं और डेबिट हुआ है, जो कि शेयर कैपिटल में कैपिटल से माइनस होके शो होती है। तो बैंक अकाउंट, जितने से बैंक अकाउंट रिसीव हुआ है बैंक अकाउंट डेबिट, और जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ है उससे डेबिट करेंगे कॉल इन एरियर्स को, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या फिर कॉल जो भी रिसीव नहीं हुआ वो, बस बैंक के अलावा जो अमाउंट बच गया उससे कॉल इन एरियर्स डेबिट हो जाएगा। ये एंट्री आपको याद होगी कि कॉल इन एरियर्स की एंट्री कैसे होगी, कॉल इन एरियर्स डेबिट होता है विद द अमाउंट नॉट रिसीव्ड, और ये जब रिसीव होता है तो फिर एंट्री हो जाती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। इस तरीके से ये आपका इलस्ट्रेशन 4 हो गया कंप्लीट। क्या किया हमने, एप्लीकेशन में जो मनी आई पहले तो चुपचाप रिसीव कर ली, उसमें से जो शेयर कैपिटल में देना था, जो अलॉट किया था वो शेयर कैपिटल में डाल दिया और बचा हुआ अमाउंट रिफंड कर दिया। नाउ अलॉटमेंट का ड्यू किया विद द फुल अमाउंट, और जो भी अलॉटमेंट में रिसीव हुआ उसको बैंक में डेबिट किया, एंड जो नहीं रिसीव हुआ है उसे किया डेबिट कॉल इन एरियर्स अकाउंट में, एंड देन इट इज हियर एंड जनरल एंट्री इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 5। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बस ये डिफरेंस है कि जो बैंक वाली एंट्रीज है, जो बैंक का प्रपोर्शन है, वहाँ पे क्या किया है कि बैंक रिसीव की गई है, लेकिन उसके लिए जनरल एंट्री ना पास करके कैश बुक में, क्योंकि हमने सब्सिडरी बुक्स वाले चैप्टर में, कैश बुक वाले चैप्टर में पढ़ा था
कि कैश में जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उनके लिए जर्नल एंट्री पास ना करके डायरेक्टली कहाँ हम राइट डाउन करते हैं उन्हें, कैश बुक में। तो इसीलिए यहाँ पे डायरेक्टली इलस्ट्रेशन 5 में कैश बुक में कैश वाली एंट्रीज को ट्रांसफर किया है, और बची हुई जो एंट्रीज है अदर देन कैश बुक वाली एंट्रीज दैट हैज बीन डन इन जनरल एंट्री बुक। तो उसी तरीके से इलस्ट्रेशन 5 देखते हैं। दिल्ली हार्डवेयर लिमिटेड इशूड 50,000 शेयर। तो कितने इशू हो रहे हैं? 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 ईच एंड 1 लाख प्रेफरेंस शेयर। ये इक्विटी शेयर है, इशू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर 1 लाख एट द रेट ऑफ 100 ईच एंड इक्विटी शेयर भी एट द रेट ऑफ 100 ईच। 50,000 equity share at the rate of 100 each and 1 lakh preference share of 100 each. Share capital was to be collected as under। अब देखिए इक्विटी शेयर के लिए एंड प्रेफरेंस शेयर के लिए एप्लीकेशन में 25, प्रेफरेंस शेयर में 20, अलॉटमेंट में 20, 30, फर्स्ट कॉल में 30 एंड 20 एंड फाइनल कॉल में 25 एंड 30। ये टोटल हो गया इस तरीके से 100 दोनों में मंगा लिया, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर में। एंड नाउ ऑल दिस शेयर वेयर सब्सक्राइब्ड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड ऑन 20,000 इक्विटी शेयर्स एंड 88,000 प्रेफरेंस शेयर्स रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर द कैश बुक एंड जनरलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन्स इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो यहाँ पे क्या करना है, जो फर्स्ट कॉल है वहाँ तक तो पूरा अमाउंट रिसीव हुआ है, लेकिन फाइनल कॉल में यहाँ पे इक्विटी शेयर में केवल 42,000 के लिए रिसीव हुआ है, प्रेफरेंस शेयर में केवल 88,000 शेयर के लिए रिसीव हुआ है। तो बचा हुआ यहाँ पे कॉल इन एरियर्स कितना हो जाएगा? कॉल इन एरियर्स फाइनल कॉल के लिए 8,000 शेयर में रिसीव नहीं हुआ है, 25 इंटू 8,000 that is 2 lakh goes to call in arrears, और यहाँ पे 12,000 shares into 30, 3,60,000 प्रेफरेंस शेयर के फाइनल कॉल में कॉल इन एरियर्स में चले जाएगा। अब हमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन में, प्रिपेयर द कैश बुक एंड जनरलाइज द रिमेनिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ कंपनी। मतलब कैश बुक तो प्रिपेयर करनी ही है और उसके अलावा जो बच गई एंट्रीज उन्हें जनरलाइज करना है। तो मैं आपको प्रेफरेंस शेयर्स के लिए यहाँ पे बताती हूँ और इक्विटी शेयर्स के लिए फिर आप फिर से करेंगे। कैश बुक एक ही बनेगी, जनरल एंट्रीज की भी एक ही बुक बनेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन जब रिसीव हुआ तो क्या एंट्री करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर में कितना है? 25 इंटू 50,000 दैट इज 12,50,000 टू इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 12,50,000। मगर ये एंट्री हमें यहाँ पे नहीं करनी है, कहाँ बनानी है? कैश बुक में। तो क्वेश्चन में देखिए बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है, इसलिए बैंक अकाउंट या फिर कैश बुक के डेबिट साइड में लिखाएगा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 25 ईच। नाउ प्रेफरेंस शेयर के लिए 20 रुपीज़ के अकॉर्डिंगली एप्लीकेशन मनी मिलेगी 1 लाख इंटू 20 दैट इज 20 लाख। तो उसकी भी जनरल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख। अब ये भी एंट्री नहीं करनी है, डायरेक्टली कहाँ करनी है? कैश बुक में, इसलिए प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20 लाख इन कैश बुक। इन द सेम मैनर अलॉटमेंट का जो भी है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट 20 इंटू 50,000, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट 30 इंटू 1 लाख, ये भी चले गया कैश बुक में। फर्स्ट कॉल का 30 और 20 के अकॉर्डिंग फर्स्ट कॉल का भी चले गया कैश बुक में। एंड देन फाइनल कॉल का, फाइनल कॉल में क्योंकि कम अमाउंट रिसीव है, यानी जितना रिसीव हुआ है उतने से 25 इंटू 42,000, 25 इंटू 42,000 दैट इज 10,50,000। तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या होगी? फाइनल कॉल की बैंक अकाउंट डेबिट 10,50,000 और बचा हुआ अमाउंट कहाँ चल जाएगा? कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। कितने से कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट हो रहे हैं? 2 लाख से।
2 लाख से टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 12 लाख एंड 50,000। तो यहाँ पे जो 10 लाख 50,000 वाला अमाउंट है दैट विल गो टू कैश बुक इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। एंड नाउ सेम फॉर प्रेफरेंस शेयर 88,000 के लिए एप्लीकेशन आया है, तो 88,000 इंटू 20 सॉरी फाइनल अकाउंट का अमाउंट है 30 रुपीज़, तो 88,000 इंटू 30 रुपीज़ 26,40,000। देन अगेन ये एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट बाई 26,40,000। रिमेनिंग अमाउंट कहाँ चल जाएगी? कॉल इन एरियर्स में, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट। अभी देखते हैं टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 30 इंटू 1 लाख 30 लाख। रिमेनिंग कौन सा बैलेंस बच गया? 3,60,000 दैट गोज टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो ये 26,40,000 अमाउंट विल गो टू कैश अकाउंट। और उसके बाद जो भी टोटल आते हैं 1,44,40,000 विल बी बैलेंस कैरीड डाउन फॉर द नेक्स्ट पीरियड। तो ये तो हो गई बैंक की एंट्री। अब ना जो सेकेंड पार्ट होता है जो हम इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट या प्रेफरेंस शेयर अकाउंट में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उसकी जर्नल एंट्रीज अब हम देखते हैं। यहाँ पे बुक में ही हम जर्नल एंट्रीज देखेंगे क्योंकि हमने बहुत सारी जर्नल एंट्रीज अभी तक कर चुकी हैं, तो ये मैं आपको करके नहीं बताऊंगी, जस्ट समझा रही हूँ कैसे होगा। बैंक वाली एंट्री नहीं करनी, उसके बाद जो एक और एंट्री बचती है वो वाली एंट्री हम पास करेंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट ये कंबाइन एंट्री कर दिए हैं इक्विटी शेयर एंड अलॉटमेंट की, जबकि आप ये अलग अलग भी कर सकते हैं। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे आपको पता है 12,50,000 है, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 12,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000। एंड देन अलॉटमेंट में इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 10 लाख। अब यहाँ पे कैश वाली एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो एंट्री ऑलरेडी हो चुकी है। तो जो सेकेंड एंट्री बचती है कि जो भी एप्लीकेशन अलॉटमेंट या कॉल है वो डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, वो एंट्रीज करते जाएंगे। इन द सेम मैनर प्रेफरेंस शेयर के लिए प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20 लाख टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 20 लाख। एंड देन प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अमाउंट इज 30 लाख। अब जब फर्स्ट कॉल की बारी आती है तो फर्स्ट कॉल की एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 30 के हिसाब से 15 लाख रुपीज 30 रुपीज ईच के अकॉर्डिंग। एंड नाउ प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर वाला अमाउंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर वाला अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल में। देन प्रेफरेंस शेयर की कॉल फर्स्ट कॉल में कितना अमाउंट है 20 रुपीज, तो 20 इंटू 1 लाख 20 लाख। अब फाइनल कॉल में थोड़ा सा एक्सरसाइज है। फाइनल कॉल के लिए यहाँ पे मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ। यहाँ पे देखिए हमने बैंक अकाउंट डेबिट किया टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, लेकिन ये वाली एंट्री तो हमें करनी ही नहीं थी, डायरेक्ट कैश बुक में पोस्टिंग करनी थी जो कर दी। लेकिन कॉल इन एरियर्स की एंट्री तो करनी ही पड़ेगी। इक्विटी शेयर का कॉल इन एरियर से 2 लाख एंड प्रेफरेंस शेयर का कॉल इन एरियर से 3 लाख एंड 60,000, तो इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ऑल्दो आपके क्वेश्चन में ये एंट्री नहीं की गई है, लेकिन आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये जो फाइनल कॉल में इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं उससे पहले कॉल इन एरियर्स वाली एंट्री करेंगे। कैसे? कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। क्यों कर रहे हैं ये? क्योंकि बैंक अकाउंट का अमाउंट तो बैंक में ट्रांसफर हो गया, लेकिन बचा हुआ अमाउंट शेयर फाइनल कॉल में कहाँ से आएगा? कॉल इन एरियर्स से। तो ये होगी इक्विटी शेयर कैपिटल की। नेक्स्ट कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 3,60,000 से टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट 3,60,000। अब देखिए इक्विटी शेयर फाइनल कॉल में कितना चले गया? कैश अकाउंट से आया 10,50,000 एंड कॉल इन एरियर से आया 2 लाख, तो टोटल 10,50,000 प्लस 2 लाख 12,50,000।
अब इक्विटी शेयर थर्ड नंबर पे इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट होगा। फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट कितने से होगा? टोटल 12,50,000। कैसे 12,50,000 आया? डेबिट किए 10,50,000 बैंक में एंड डेबिट के 2 लाख कॉल इन एरियर्स में। इस तरीके से 12,50,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 12,50,000। अब जब बैलेंस शीट में शो करेंगे तो यहाँ इक्विटी शेयर कैपिटल से कॉल इन एरियर्स वाला अमाउंट माइनस होके शो होता है। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर एंट्री होगी प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। फाइनल कॉल कितनी की थी? 30 रुपीज़ की। 30 इंटू 1 लाख, 30 लाख। ये 30 लाख कैसे डेबिट हो रहा है? कैश अकाउंट से हुआ 26,40,000 एंड कॉल इन एरियर से हुआ 3,60,000। टोटल 30 लाख आए शेयर प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल में एंड दैट इज ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 30 लाख। इस तरीके से अगर पार्टली कैश अकाउंट में बनाना है एंड पार्टली जनरल एंट्रीज में बनानी है तो इस तरीके से वो जनरल एंट्रीज कंप्लीट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब हम जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर कैपिटल में अमाउंट जो भी शो करते हैं उसमें से जो ये कॉल शेयर कैपिटल में एक्स अमाउंट है जो भी है उसमें से माइनस करते हैं कॉल इन एरियर्स का अमाउंट। तो यहाँ पे 2 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल में से माइनस हो जाएगा एंड जब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो भी शो करेंगे उसमें से लेस हो जाएगा इसका कॉल इन एरियर्स 3,60,000। इस तरीके से शो होता है। तो कभी भी जो अमाउंट रिसीव हुआ है उससे ज़्यादा शो नहीं होता, जो अमाउंट मिला है उतना ही शो होता है। बट इट इज़ शोन लाइक दिस कि शेयर कैपिटल में पहले पूरा अमाउंट दिखाएंगे एंड देन जो कुछ भी रिसीव नहीं हुआ है वो माइनस करेंगे। आई होप आपको इलस्ट्रेशन 5 क्लियर है ना, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। जो जनरल एंट्रीज होती है सेम उसी तरीके से है, बस ये है कि कैश जहाँ पे आ रहा है, जहाँ बैंक अकाउंट आ रहा है वो जनरल एंट्री जनरल में करने की बजाय डायरेक्ट उसकी पोस्टिंग कहाँ कर दी है? कैश बुक में। क्योंकि जब भी हमने कैश बुक बनाना सीखा है, सब्सिडरी बुक्स सीखी हैं, तो वहाँ पे हमने यही सीखा है कि कैश वाली एंट्रीज हम डायरेक्टली जनरल एंट्री की जनरल बुक में ना करके कहाँ करते हैं? कैश बुक में पोस्टिंग करते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली हमने इस क्वेश्चन में किया है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे और कभी भी लिखा है कि प्रिपेयर द कैश बुक तो अकॉर्डिंगली करेंगे। ये नहीं कि फ्लो में पहले पूरी जनरल एंट्रीज कर दी एंड टाइम वेस्ट किया। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट टॉपिक है शेयर इशूड एट डिस्काउंट। शेयर इशूड एट डिस्काउंट। तो आपको ये बात अब याद रखनी है, एज पर सेक्शन 53 ऑफ द कंपनीज एक्ट शेयर्स डिस्काउंट पे इशू नहीं किए जा सकते। लेकिन ये होता क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है। सपोज फेस वैल्यू ऑफ द शेयर है 10 रुपीज़ एंड हम शेयर इशू कर रहे हैं 8 रुपये में कि आप हमें शेयर तो 10 रुपये का 8 रुपये ही दे दो और बस हम शेयर डिस्काउंट में इशू कर देंगे। तो दिस इज़ नॉट अलाउड। वरना कंपनीज क्या करते हैं, जो भी अगर स्टार्टिंग में है, कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में नहीं है, तो अपने शेयर सेल करने के लिए, मार्केट में लाने के लिए कई बार डिस्काउंट पे इशू करते थे, जिसके कारण बहुत ज़्यादा शेयर होल्डर्स के राइट्स इम्पेक्ट होते थे, बाद में लॉस होता था, पैसा डूबता था। तो अब शेयर इशू करना डिस्काउंट पे इज़ नॉट अलाउड। बस स्वीट इक्विटी शेयर यानी अपने एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं तभी आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। एक कंडीशन पे आप शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं जब स्वीट इक्विटी शेयर्स इशू कर रहे हैं, दैट इज इशूइंग टू इट्स एम्प्लॉयज़, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो डिस्काउंट पे आपको क्या समझ में आया? जब फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे शेयर इशू करते हैं। अब देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू है 10 रुपीज़, अगर शेयर इशू कर रहे हैं 8 रुपये में तो वो क्या होगा? एट डिस्काउंट। लेकिन वहीं अगर 12 रुपये में इशू कर रहे हैं तो वो क्या होगा? फेस वैल्यू से ज़्यादा। तो शेयर इशूड एट प्रीमियम, तो प्रीमियम इज अलाउड, डिस्काउंट इज नॉट अलाउड। ये बात याद रखेंगे। शेयर प्रीमियम पे आप इशू कर सकते हैं लेकिन डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हैं। ये थ्योरी है। शेयर्स एज आर रिगार्डेड टू बी इशूड एट अ डिस्काउंट if the issue is at less than the nominal value, par value or face value of the share, the excess of nominal value over the issue price
रिप्रेजेंट द डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, मतलब इशू कर रहे हैं 8 रुपए पे, तो उससे जो भी ज़्यादा है फेस वैल्यू, मतलब जो ये डिफरेंस है 2 रुपए का, वही हो जाता है डिस्काउंट का अमाउंट। जैसे ये 10 और 12 का डिफरेंस जो है 2 रुपए, वो हो गया प्रीमियम का अमाउंट। As per Section 53 of the Companies Act, company cannot issue shares at a discount except in the case of sweet equity shares issued to employees, and thus issue of share at discount is void। अगर कंपनी ने शेयर इशू कर दिया है डिस्काउंट पे तो उसकी कोई भी वैलिडिटी नहीं रह जाती। नाउ शेयर इशूड एट प्रीमियम विच इज़ टोटली लीगल अलाउड, एंड ऐसा कंपनीज करते हैं, तो वो क्या होता है, कैसे यूज होता है और उसकी क्या अकाउंटिंग है, दैट वी विल रीड। Share issued at premium when a company issues its securities at a price more than its face value, मतलब जो हम बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में वैल्यू शो करने वाले हैं उससे ज़्यादा प्राइस पे हम शेयर होल्डर्स को, पब्लिक को अगर शेयर सेल कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो दैट इज अमाउंट ऑफ प्रीमियम। प्रीमियम इज एक्सेस ऑफ इशू प्राइस, मतलब जिस पे पब्लिक को इशू कर रहे हैं वो प्राइस फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा है, दैट अमाउंट विल बी ऑफ प्रीमियम। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि शेयर की नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज़, जो कि इशू किया जा रहा है 105 पे, तो 5 रुपये जो है वो प्रीमियम पे है, तो वो प्रीमियम का परसेंट कैलकुलेट करना है, तो कैसे होगा, एक्सेस ओवर फेस वैल्यू डिवाइड बाय फेस वैल्यू, तो इंटू 100 ये निकल जाएगा परसेंट। जैसे सपोज कीजिए 105 पे इशू कर रहे हैं जिस शेयर की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, तो एक्सेस कितना हो गया 5 रुपीज़, एंड डिवाइड बाय फेस वैल्यू इंटू 100, तो प्रीमियम का परसेंट क्या हो गया 5%। दिस इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का परसेंट देखते हैं कि फेस वैल्यू से कितना ज़्यादा है, एंड दैट परसेंट विल बी प्रीमियम परसेंट, मतलब फेस वैल्यू से जितना ज़्यादा है फेस वैल्यू के बेस पे ही प्रीमियम का परसेंट कैलकुलेट किया जाएगा, ना कि इशू प्राइस के परसेंट के बेसिस पे। तो ये हमेशा याद रखना है, प्रीमियम ऑफ इतना परसेंट बोल रहा है तो दैट विल बी ऑन परसेंट ऑफ फेस वैल्यू। याद रखेंगे आप ये बात, भूलेंगे तो नहीं। किस पे होता है प्रीमियम का परसेंट, फेस वैल्यू पे, बिल्कुल। नाउ व्हेन द इशू इज एट प्रीमियम, द अमाउंट ऑफ प्रीमियम मे बी टेक्निकली कॉल्ड एट एनी स्टेज ऑफ शेयर। हमने स्टेज देखी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स, तो जनरली किसी भी स्टेज में प्रीमियम मनी मंगा सकते हैं, लेकिन जनरली क्या होता है अलॉटमेंट पे मंगाते हैं कि अलॉटमेंट का 25 रुपये, प्रीमियम का 25 रुपये, टोटल आप 50 रुपीज़ अलॉटमेंट में पे करेंगे। लेकिन ये कंपलसरी कोई कंडीशन नहीं है, हो सकता है एप्लीकेशन के साथ भी प्रीमियम का अमाउंट मंगा लें एंड कॉल के साथ भी, मगर मोस्ट कॉमन कब होता है अलॉटमेंट के साथ मंगाते हैं। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है प्रीमियम का, प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल के साथ शो नहीं होता। शेयर कैपिटल में केवल नॉमिनल अमाउंट शो होता है, ओनली नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर इज बीइंग शोन इन शेयर कैपिटल। तो ये जो भी प्रीमियम पे इशू किया है दैट इज काइंड ऑफ आवर प्रॉफिट, आवर सरप्लस ओवर द फेस वैल्यू, इसलिए उसे रिजर्व एंड सरप्लस में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और इसका यूज क्या होगा, सेक्शन 52 बताते हैं शेयर इशू प्रीमियम पे करने के रूल्स एंड कैसे हम प्रीमियम मनी का यूज कर सकते हैं। अब जो भी शेयर इशू किया है प्रीमियम पे, उस पर कोई अमाउंट रिसीव होगा, तो वो जो प्रीमियम वाला मनी रिसीव हुआ है, वो जो प्रीमियम वाले अकाउंट में अमाउंट है, उसको किस किस चीज़ के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, एज पर कंपनीज एक्ट 2013, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में बी यूज्ड बाय द कंपनी टुवर्ड्स issue of unissued share of the company to be issued to the members of company as bonus और securities। बोनस शेयर इशू करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखें, टू इशू बोनस शेयर्स। अब बोनस शेयर क्या होते हैं, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में और ज़्यादा शेयर्स अलॉट करने के। आपके पास अभी 100 शेयर है, नाउ कंपनी डिसाइडेड टू गिव यू 20 मोर शेयर विदाउट टेकिंग एनी मनी फ्रॉम यू, तो यू विल बी बोनस शेयर होल्डर, एंड आपको जो कंपनी ने एक्स्ट्रा शेयर अलॉट किए फ्री ऑफ द कॉस्ट दैट आर बोनस शेयर।
तो उसके लिए कंपनी को फंड चाहिए। दैट फंड वो कंपनी कहाँ से ले सकती है, तो शेयर प्रीमियम पे जो फंड मिला हुआ है कंपनी वो अमाउंट यूज करके बोनस शेयर इशू कर सकती है। दूसरा, टू राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस ऑफ द कंपनी, कंपनी के इनकॉर्पोरेशन और उसके पहले जो भी एक्सपेंस हुए उनको नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस से एडजस्ट नहीं करते, उसकी बजाय यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम से एडजस्ट किया जा सकता है। टू राइट ऑफ यानी वो एक्सपेंसेस को अब कहीं अप्रोप्रिएट प्लेस पे एडजस्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। टू एडजस्ट या राइट ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। थर्ड, टू राइट ऑफ द एक्सपेंसेस और कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी सिक्योरिटीज और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। शेयर इशू करते हैं तो बहुत सारे खर्च होते हैं, कोई भी शेयर या डिबेंचर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करते हैं तो बहुत सारे खर्च होते हैं कंपनी के। ये नहीं कि जस्ट इशू कर दिया, प्रोस्पेक्टस इशू करना है, अंडरराइटर को पैसा देना है, कमीशन देना है, डिस्काउंट पे अगर कुछ है, तो इन सब के लिए जो भी एक्सपेंस हुआ है उसको सिक्योरिटी प्रीमियम वाले अमाउंट में राइट ऑफ कर सकते हैं। मतलब वो खर्च P&L में दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से। फोर्थ, टू प्रोवाइड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर ऑफ द कंपनी। ये क्या है, सपोज जैसे नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर है 10 रुपीज़, तो उसको हमने पब्लिक को इशू किया 12 रुपीज़ पे, लेकिन बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू दिखेगी शेयर कैपिटल में, हमेशा 10 रुपीज़ में। अब रिडीम करना है यानी कंपनी अपने शेयर वापस ले रही है और शेयर होल्डर को पैसे दे रही है, तो भी बोल रही है 10 के शेयर का हम आपको 15 रुपये देंगे क्योंकि वो फायदा हो रहा है शेयर होल्डर को। तो ये जो 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा दे रहे हैं दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, मतलब इशू प्राइस से जितने भी ज़्यादा अमाउंट पे हम शेयर वापस कर रहे हैं दैट इज प्रीमियम अमाउंट। जैसे शेयर इशू करते वक्त हमने एक्सेस अमाउंट जो भी रहा उसको प्रीमियम बोला, उसी तरीके से रिडीम करते हुए यानी हम शेयर वापस लेते वक्त भी जो भी नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट पे कर रहे हैं शेयर होल्डर्स को वो होता है प्रीमियम। इशू करते वक्त हम एक्सेस अमाउंट रिसीव किया और अब जब रिडीम कर रहे हैं, शेयर्स वापस बायबैक कर रहे हैं, कंपनी पैसा दे रही है पब्लिक को, तो भी फेस वैल्यू से ज़्यादा जो भी एक्सेस अमाउंट दे रही है शेयर्स के लिए दैट इज प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो उसके लिए भी सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट, फॉर द पर्पज ऑफ परचेज ऑफ ओन शेयर्स एंड सिक्योरिटीज, उसके अलावा जो रिडम्पशन मनी, उसके अलावा ये जो 10 रुपीज़ है जो फेस वैल्यू है उसके फंड के लिए भी अगर ज़रूरत है तो सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज़ किया जा सकता है। तो 5 क्या क्या ट्रांजेक्शन्स हो गए जिनके लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज़ किया जा सकता है, बोनस शेयर इशू करने के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए, शेयर इशू में जो भी एक्सपेंस होता है वो राइट ऑफ करने के लिए, शेयर रिडम्पशन के प्रीमियम के पेमेंट के लिए और अपने ही शेयर बायबैक करने के लिए। ये 5 ट्रांजेक्शन्स के लिए कंपनी शेयर प्रीमियम वाला अमाउंट यूज कर सकती है। इनको आप रिमेंबर दिस इज इम्पॉर्टेंट, आप इसमें इम्पॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। थ्योरी क्वेश्चन में पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप हमेशा याद रखेंगे, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो शेयर प्रीमियम क्या होता है, जब भी फेस वैल्यू से एक्सेस अमाउंट पे हम शेयर इशू करते हैं तो दैट एक्सेस अमाउंट इज शेयर प्रीमियम। और शेयर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता है, जब शेयर हम वापस से बायबैक कर रहे हैं, शेयर होल्डर से वापस ले रहे हैं, तो उनको फेस वैल्यू से ज़्यादा अमाउंट जो पे करते हैं दैट इज शेयर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो जो हमें इशू के समय प्रीमियम मिला है रिडम्पशन के समय उसको यूज कर सकते हैं शेयर होल्डर्स को देने के लिए। इवन बायबैक कर रहे हैं, अपने शेयर्स मार्केट से खुद परचेज करें तो वो फंड के लिए भी यूज कर सकते हैं। बोनस शेयर इशू के लिए, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस राइट ऑफ करने के लिए और शेयर इशू के वक्त जो एक्सपेंस हुए हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट यूज कर सकते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम जो है वो उसका एक अलग अकाउंट होता है, वो शेयर कैपिटल के साथ शो नहीं होती है बल्कि रिजर्व एंड सरप्लस वाले हेड में शो होती है। जब हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखेंगे अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 तो हमें डिटेल में समझ में आएगा कि सिक्योरिटी प्रीमियम का ट्रीटमेंट क्या होता है। नाउ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप अभी याद करेंगे एंड इससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन है इलस्ट्रेशन 6 दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर। आज केवल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप घर में एक बार इलस्ट्रेशन 6 प्रैक्टिस करेंगे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। आज केवल हम सीख रहे हैं इन थ्योरी की क्या होता है।
कुछ भी अलग नहीं है, जैसे बैंक अकाउंट रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन के साथ मिला तो या टू शेयर अलॉटमेंट फुल अमाउंट इंक्लूडिंग प्रीमियम फुल अमाउंट विद फुल अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। फिर जब यहाँ पे डेबिट करते हैं ना, टू शेयर एप्लीकेशन डेबिट या टू शेयर अलॉटमेंट डेबिट, तो टू शेयर कैपिटल में केवल उतना ही अमाउंट ट्रांसफर करेंगे जो शेयर कैपिटल से रिलेटेड है, एंड बचा हुआ अमाउंट शेयर करेंगे ट्रांसफर करेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। सपोज यहाँ पे 10,000 शेयर्स हैं जिसके लिए एप्लीकेशन मनी है 2 रुपीज़ एंड सिक्योरिटी प्रीमियम है 1 रुपीज़, और मंगा रहे हैं दोनों एप्लीकेशन में, तो 20,000 एप्लीकेशन के साथ एप्लीकेशन का आएगा 20,000 और प्रीमियम का आएगा कितना 10,000, तो टोटल कितना रिसीव होगा 30,000 रुपीज़। तो यहाँ पे जब बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, जब सबसे पहले हमको बैंक रिसीव होते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो पूरा 30,000 डेबिट कर देंगे बैंक अकाउंट में एंड क्रेडिट कर देंगे टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। नाउ अब जब हम ट्रांसफर करते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल में तो क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कितने से, पूरा 30,000 से, क्योंकि 30,000 से क्रेडिट हुआ है 30,000 से ही हम डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, केवल एप्लीकेशन मनी वाला 20,000 एंड टू सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना चल जाएगा, पूरा 10,000 जो सिक्योरिटी प्रीमियम का है। तो बैंक की एंट्री एज इट इज होगी, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है जब शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर रहे हैं तो शेयर कैपिटल वाला अमाउंट शेयर कैपिटल में एंड सिक्योरिटी प्रीमियम वाला अमाउंट सिक्योरिटी प्रीमियम में। सेम अगर अलॉटमेंट के साथ रिसीव हो रहा है तो शेयर एप्लीकेशन की जगह शेयर अलॉटमेंट आ जाएगा, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम प्रोपोर्शनेट अमाउंट, जो शेयर कैपिटल का है वो शेयर कैपिटल में एंड सिक्योरिटी प्रीमियम का है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में। एंड जब बैंक रिसीव होती है तो बैंक अकाउंट में पूरा डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट या प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट टोटल अमाउंट से इंक्लूडिंग अमाउंट ऑफ प्रीमियम। बाइफरकेट कहाँ पे होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते वक्त। इलस्ट्रेशन 6 मैंने अभी जो ये आपको समझाया है उसके बेसिस पे एक बार इलस्ट्रेशन 6 सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। हम जब नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो वो इलस्ट्रेशन 6 को एक बार फिर से सॉल्व करेंगे ताकि आपको कोई डाउट रहता है तो वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट एंड कॉल इन एरियर्स कॉल इन एडवांस। तो कॉल इन एरियर्स वाली एंट्री मैंने आपको बता दी है कि जब भी कॉल इन एरियर्स होता है तो क्या एंट्री होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स, जितने अमाउंट से रिसीव हुआ है वो जाता है बैंक अकाउंट में एंड जो अमाउंट नहीं रिसीव हुआ वो जाता है कॉल इन एरियर्स में टू शेयर अलॉटमेंट या शेयर कॉल जिसके कारण भी है। उसी से रिलेटेड है इलस्ट्रेशन 8। तो आपका इलस्ट्रेशन 8 जो है वो होमवर्क है, मैं एक बार आपको समझा देती हूँ अभी यहाँ पे, लेकिन ये अब आप खुद से करेंगे, मैं आपको सॉल्व करके नहीं दिखाने वाली हूँ। इलस्ट्रेशन 8 में लिखा है फर्स्ट कॉल रिसीव नहीं किया 30,000 इक्विटी शेयर एट द रुपीज ऑफ 3 पर शेयर ऑन 1/7/16। तो रिसीव नहीं किया तो उसकी क्या एंट्री हो जाएगी, कॉल इन एरियर्स कितने अमाउंट से 10,000 इंटू 3 रुपीज, तो कितने का कॉल इन एरियर्स हो गया 30,000। कॉल इन एरियर्स डेबिट कितने से कैश रिसीव हुई है वो नहीं बताया तो केवल हम कॉल इन एरियर्स की एंट्री करेंगे टू शेयर फर्स्ट कॉल टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट 30,000। ये एंट्री किस डेट पे, 1/7/2016 1/7/16 एंड दिस अमाउंट वाज रिसीव्ड ऑन 1/4/17। तो जब अमाउंट रिसीव हो गया तो क्या एंट्री करेंगे 1/4/17 को। नाउ रिसीव हुआ है अमाउंट, तो रिसीव हुआ है तो बैंक अकाउंट तो डेबिट हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट 30,000 किसके कारण रिसीव हुआ है, अब कॉल इन एरियर्स नहीं रहा तो कॉल इन एरियर्स को कैंसिल करना है। जब कॉल इन एरियर्स अराइज हुआ था तो क्या किए थे, कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, तो अब करेंगे टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट 30,000 जब अमाउंट रिसीव हो जाता है तब। शेयर्स लिमिटेड डिड नॉट रिसीव फर्स्ट कॉल ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 3 पर शेयर, तो नहीं रिसीव किया तो कॉल इन एरियर्स डेबिट, किसके कारण नहीं रिसीव किया, किसमें नहीं रिसीव किया, फर्स्ट कॉल में, तो फर्स्ट अकाउंट क्रेडिट,
फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट, एंड वो ड्यू था 1/7/16 को, 1/7/16 को एंट्री पास कर दी, एंड जब रिसीव हुआ 1/4/17 को, तो अब रिसीव होने की क्या एंट्री होगी, हमेशा रिसीव हो रहा है मनी तो बैंक अकाउंट डेबिट, एंड किससे रिसीव हुआ है, कॉल इन एरियर से। अब कॉल इन एरियर से एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, अब ये कैंसिल हो गया और अब कॉल इन एरियर्स है भी नहीं क्योंकि अमाउंट रिसीव हो चुके हैं, डेबिट एंड क्रेडिट। अब जीरो बैलेंस बचा कॉल इन एरियर्स अकाउंट में, इस तरीके से हमारी एंट्री भी हो गई। तो इस तरीके से हमने जनरल एंट्री तो कर ली। क्या जनरल एंट्री की, जब कॉल इन एरियर्स हुआ तो कॉल इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल अकाउंट, और फिर जब कॉल का एरियर्स का अमाउंट रिसीव हो गया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर्स। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है। अमाउंट रिसीव कब हुआ, 1/4/17 को। फाइनेंशियल ईयर कब, फाइनेंशियल ईयर कैसे होता है, 1/4/16 से 31 मार्च 16 तक, एंड नेक्स्ट फाइनेंशियल स्टार्ट हो गया 31 मार्च 2017, एंड द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018 तक। तो हमारा पहला फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च 17 में क्लोज हो गया। ये जो नेक्स्ट बैंक रिसीव हुआ है वो रिसीव हुआ है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में। इसके कारण एक इम्प्लीकेशन है जो हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे रिक्वायर क्या कर रहे हैं, ओपन कॉल इन एरियर्स अकाउंट। तो कैसे ओपन होगा कॉल इन एरियर्स अकाउंट, यहाँ पे देखते हैं, कॉल इन एरियर्स अकाउंट, डेबिट क्रेडिट अमाउंट पर्टिकुलर सब हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री क्या की, कॉल इन एरियर्स अकाउंट, डेबिट डेट है 1 जुलाई 2016 को। क्या देखा हमने, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट हुआ है तो कॉल इन एरियर्स के डेबिट साइड में 30,000, लेकिन यहाँ 31 मार्च तक क्योंकि बैलेंस रिसीव नहीं हुआ, 31 मार्च 17 तक अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो हम बैलेंस कैरीड डाउन करेंगे कॉल इन एरियर्स का 30,000 रुपीज, एंड देन नेक्स्ट ईयर में 1/4/17 को ये बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे 30,000, एंड जब अमाउंट रिसीव हुआ बैंक अकाउंट डेबिट हुआ एंड कॉल इन एरियर्स अकाउंट हुआ क्रेडिट 1/4/17 को 30,000, तब इसका बैलेंस अब जीरो हो गया। अब कोई बैलेंस ब्रॉट डाउन या कैरीड डाउन नहीं रहेगा, लेकिन 31 मार्च 2017 की पोजीशन में 30,000 का बैलेंस कैरीड डाउन दिख रहा है, जो कि नेक्स्ट पीरियड में जब बैंक रिसीव हुई 1/4/17 को तो वो बैलेंस सेटल हुआ है, उसके पहले वो बैलेंस अनसेटल्ड था। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जनरलाइज द एंट्री, हमने जनरल एंट्री कर दी, एंड शो एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2017। तो मैंने लास्ट एग्जांपल में भी आपको बताया कि कॉल इन एरियर्स शेयर कैपिटल से माइनस होके शो होता है। यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, और क्योंकि वर्टिकल बन रहा है अभी तो यहाँ पे हो जाएगा पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, और जब यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज आएंगे, यहाँ पे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर कैपिटल, तो शेयर कैपिटल में जो भी XYZ अमाउंट होगा उसमें से यहाँ पे लेस होगा कॉल इन एरियर्स कितना 30,000, और उसके बाद जो भी बैलेंस बचता है वो यहाँ पे बैलेंस शीट में शो होगा। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में हमें फुल अमाउंट नहीं पता है कितना है, इसलिए एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में यहाँ पे हम अमाउंट नहीं लिख रहे हैं। सपोज यहाँ पे अगर बोलते 1 लाख शेयर्स इशू हुए हैं तो यहाँ पे 1 लाख इंटू 10 कर देते 10 लाख, उसमें से 30,000 रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे 10 लाख माइनस 30,000 दैट इज 9,70,000 इस शेयर कैपिटल में शो होता, 30,000 कॉल इन एरियर्स माइनस करके फॉर 31 मार्च 2017। अब उसके बाद 18 में तो अमाउंट रिसीव हो गया तो कोई टेंशन नहीं, लेकिन 17 में शेयर कैपिटल से कॉल इन एरियर्स को माइनस करके शो करेंगे क्योंकि 31 मार्च 2017 तक ये नहीं हुआ था। अभी जो हमने लास्ट इलस्ट्रेशन किया उसमें भी मैंने आपको बताया कि कॉल इन एरियर्स की एंट्री कैसे होती है, कॉल इन एरियर्स डेबिट टू दैट कॉल या अलॉटमेंट मनी, एंड उसके बाद बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल वाले अमाउंट से वो कॉल इन एरियर्स माइनस होके शो होता है। ये हमेशा याद रखेंगे।
ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकता है या एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनाने के लिए भी पूछ सकता है। कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट है। एग्जाम्स आर क्लोज, सो कीप स्टडीइंग, बिलीव इन योर सेल्फ, बी मोटिवेटेड एंड आप बहुत अच्छे से एग्ज़ाम करेंगे। अपने ऊपर यकीन रखिए, बहुत अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए एंड बहुत अच्छा होगा। सब आप लोगों को सेफली करना है। पेशेंस रख के, खुद पे कॉन्फिडेंस रख के एंड कीप स्टडीइंग। थैंक यू सो मच।